नमस्कार द लेबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र यादव। इस वक्त जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये हैं यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन। जो बाइडन साहब की जैसा कि इनको देख के लग रहा है उम्र काफी ज्यादा हो गई है। अमेरिका में जितने भी प्रेसिडेंट बने आज तक सबसे ज्यादा उम्र जो बाइडन की है। राजनीतिक तौर पर काफी अनुभवी माने जाते हैं। हाल ही में 4 दिन की विदेशी यात्रा पर थे और अपनी इस यात्रा में सबसे पहले इजराइल, उसके बाद फिलिस्तीन और सबसे आखिर में सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब पहुंचने के बाद इन दो महानुभावों से मुलाकात हुई, सऊदी के किंग और सऊदी के क्राउन प्रिंस। प्रेसिडेंट जो बाइडन की सऊदी विजिट को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जानने समझने वाले लोग इसे काफी रणनीतिक तौर पर इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। वहीं इनकी आलोचना भी खूब हो रही है। तो आज के इस एपिसोड में इन्हीं दो बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि इनकी आलोचना क्यों हो रही है। अभी इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जमाल खाशोगी नाम है इनका। ये जाने माने पत्रकार हैं। ये मूल रूप से सऊदी के रहने वाले थे और सऊदी के राजशाही सत्ता के घोर आलोचक थे। लेकिन इनकी आलोचना करने का मतलब ये नहीं था कि राजशाही को हटा करके डेमोक्रेसी लाना चाहते थे या खुद पावर में आना चाहते थे। इनकी आलोचना करने का सिर्फ एक मतलब था कि सऊदी के अंदर ह्यूमन राइट्स को बना के रखा जाए और सऊदी की सत्ता में जिस तरह से तानाशाही बढ़ती जा रही है उसमें कुछ रिफॉर्म हो जाए। सिर्फ इतनी सी इनकी डिमांड थी। लेकिन जमाल खाशोगी का ये बिहेव वहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। खासतौर पे ये शख्सियत सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनको शॉर्टकट में MBS कहते हैं। MBS जमाल खाशोगी को एक चैलेंजर के तौर पे देखते थे और उनको डर लगता था कहीं उनकी सत्ता को जमाल खाशोगी हिला ना दे। और यही वजह थी कि जमाल खाशोगी की जान के दुश्मन बन बैठे। जमाल खाशोगी को तरह तरह से परेशान किया जाने लगा सऊदी के अंदर। इनकी परिवार को परेशान किया जाने लगा और लास्ट में परेशान होकर के साल 2017 में ये सऊदी छोड़कर अमेरिका चले गए और वहां पे इन्होंने द वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बात यहां नहीं रुकती। ये वाशिंगटन पोस्ट में जाने के बाद भी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आलोचना करते थे और जिस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है उसकी आलोचना करते थे। साल 2018 में तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। जमाल खाशोगी भी वहां पहुंचे और वहीं पर इनकी मुलाकात इन मैडम से होती है। हेटिस सेंगिस नाम है इनका, जो बाद में जमाल खाशोगी की मंगेतर बन जाती हैं। रिसर्च स्कॉलर थी, PhD कर रही थी इस्तांबुल के एक यूनिवर्सिटी में। दोनों की जब मुलाकात हुई तो कुछ बात हुई, बात आगे बढ़ी और बात बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गई। फिर बाद में इन्होंने शादी का फैसला किया। उस वक्त मैडम की उम्र 36 ईयर्स थी, यानी 36 साल, और जमाल खाशोगी की उम्र 58 साल थी, 58 ईयर्स। लेकिन शादी में एक अड़चन आ रही थी। जमाल खाशोगी को कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जिसके लिए इन्होंने इस्तांबुल में जो सऊदी अरब का कॉन्सुलेट है यानी दूतावास है वहां पर ये कांटेक्ट करते हैं। 2 अक्टूबर को 2018 में ही इनको अपॉइंटमेंट मिलती है और अपना डॉक्यूमेंट लेने के लिए वहां ये और इनकी मंगेतर यानी हेटिस सेंगिस दोनों साथ में जाते हैं। हेटिस सेंगिस कॉन्सुलेट के बाहर वेट करती हैं और ये कॉन्सुलेट के अंदर चले जाते हैं। और कंसुलेट के अंदर जाने के बाद जमाल खाशोगी आज तक बाहर नहीं आए। अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसकी रिपोर्ट बताती है कि जमाल खाशोगी जब कंसुलेट के अंदर गए वहां पे सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भेजे हुए एजेंट थे। उन एजेंटों से इनकी कुछ कहा सुनी होती है। वो 4-5 की संख्या में थे। कुछ लोग इनको पकड़ लिए और कुछ लोग इनका गला दबाने लगे। जब इनका गला दबाने लगे उन्होंने एक बात कही थी, आई कैंट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन उन्होंने इनको छोड़ा नहीं और गला दबा के इनकी हत्या कर दी। रिपोर्ट यह भी बताती है कि गला दबा के मारने के बाद इनकी लाश को टुकड़ों में काटा गया था, फिर उस पर तेजाब गिराया गया था
और उसके बाद लाश को ठिकाने लगा दिया गया। कॉन्सुलेट के बाहर जो इनकी मंगेतर इंतजार कर रही थी, कई घंटे बीत जाने के बाद कॉन्सुलेट के ऑफिसर से उन्होंने कांटेक्ट किया, लेकिन उधर से जवाब आया कि जमाल खाशोगी जा चुके हैं यहाँ से। फिर इन्होंने कंप्लेन की। हालांकि तुर्की की गवर्नमेंट ने कुछ लोगों पर मुकदमा भी चलाया, लेकिन जो इस हत्या के पीछे सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा था सऊदी के क्राउन प्रिंस का, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जमाल खाशोगी के मर्डर के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिल्कुल हलचल पैदा हो गई। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान इस बात से इनकार करते रहे कि इनका हत्या के पीछे कोई भी हाथ नहीं है। जब जमाल खाशोगी की हत्या की गई उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप को काफी विरोध का सामना करना पड़ा और खास तौर पे ये निशाने पे आते थे जो बाइडेन के। जो बाइडेन जो उस वक्त प्रेसिडेंट बनने की तैयारी में थे, क्योंकि चुनावी हलचलें धीरे धीरे शुरू हो रही थीं। जो बाइडेन ने राजनीतिक तौर पर जमाल खाशोगी के मर्डर का फायदा उठाया। वो अपने इलेक्शन कैंपेन में सऊदी की खूब आलोचना करते थे और ये धमकी देते हुए बोलते थे इसकी कीमत सऊदी को चुकानी पड़ेगी। सऊदी के क्राउन प्रिंस की भी आलोचना करते थे। लोगों को एक विश्वास जगा जो बाइडेन के रूप में, और खास तौर पे जमाल खाशोगी की जो मौत के बारे में जानना चाहते थे, जो ये जानना चाहते थे कि दोषी कौन है, जो दोषियों को सजा दिलवाना चाहते थे, उनके लिए काफी जो बाइडेन की बातें एक खौफ पैदा करी। प्रेसिडेंट बनने के बाद जो बाइडेन कुछ एक्शन नहीं लेते हैं सऊदी के ऊपर, खुद आकर के विजिट करते हैं। और सबसे बड़ी चर्चा हो रही है विजिट की इस फोटो की, जो आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो बाइडेन और वो एक दूसरे से बम्प मार के मिल रहे हैं। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद जो जमाल खाशोगी के समर्थक थे पूरी दुनिया भर में, उनके अंदर काफी निराशा हो गई। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। एक इंटरव्यू में जमाल खाशोगी के मंगेतर ने कहा कि ये काफी हार्ट ब्रेकिंग है। But I think that the United States should not bow to a dictator that has been working against American interests and siding with Russia and manipulating oil prices and jailing Americans and others. And it's very clear that Biden failed to uphold his promise. अगर बाइडेन की इस विजिट को स्ट्रेटेजिक रूप में हम एनालिसिस करें तो इसके कई सारे पहलू हैं। सबसे पहला तो यही है कि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिए सऊदी अरब एक मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि सऊदी बहुत बड़ा तेल उत्पादक कंट्री है। और जो बाइडेन इस बात के लिए सऊदी को परसुएट कर रहे हैं कि अपना तेल का प्रोडक्शन वो बढ़ाए। तेल का प्रोडक्शन बढ़ने से तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी है उस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर जो बाइडेन के विजिट को हम देखें तो सबसे पहले इजराइल, उसके बाद फिलिस्तीन और सबसे आखिर में सऊदी अरब। जो बाइडेन के सऊदी विजिट के ठीक पहले जो प्रतिबंध लगा था इजराइल के जो प्लेन हैं सऊदी अरब के एयर स्पेस में उड़ने के लिए, वो प्रतिबंध सऊदी अरब ने हटा लिया। अब इजराइल के प्लेन सऊदी अरब के एयर स्पेस में उड़ सकते हैं। तो सऊदी भी इजराइल के साथ रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका के साथ रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहा है। खास तौर पे बाइडेन जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान यानी क्राउन प्रिंस और सऊदी को लेकर के अपने इलेक्शन कैंपेन में बात करते थे, तो सऊदी की जो इमेज खराब हो गई है उसे ठीक करने में लगा हुआ है। और इजराइल के जहां तक संबंधों की बात है गल्फ कंट्रीज के साथ, इजराइल का बायलैटरल रिलेशन गल्फ कंट्रीज के साथ हमेशा ही टेंशन में रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये टेंशन नॉर्मलाइज हो रहा है। 2020 में एक पीस अकॉर्ड होती है, अब्राहम पीस अकॉर्ड जिसे कहते हैं, जिसके आधार पर गल्फ की दो कंट्री बहरीन और यूएई इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को नॉर्मलाइज करते हैं, इजराइल को एक स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज भी कर देते हैं। और इस पीस अकॉर्ड को कराने में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था, खासतौर पे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। तो इजराइल का जो गल्फ कंट्री के साथ रिलेशन डेवलप होगा उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका को फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों नेचुरल अलाई माने जाते हैं, यानी प्राकृतिक मित्र।
इसका चौथा पहलू यह है कि I2U2 जो ग्रुप है, I2 मतलब कि इंडिया और इजराइल, U2 मतलब कि यूएस और यूएई, इस ग्रुप को मजबूती मिलेगी क्योंकि I2U2 ग्रुप ने 6 अलग अलग सेक्टर में कोऑपरेशन की बात की है। वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, उसके बाद हेल्थ, फूड सिक्योरिटी। और इसका आखिरी पहलू यह है कि जिस तरह से रशिया, चाइना और ईरान अमेरिका के लिए एक चैलेंज बन के उभर रहे हैं, इन पे लगाम लगाया जा सकता है क्योंकि गल्फ कंट्रीज से अच्छे रिलेशन होने का मतलब है कि अमेरिका का इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल पर अपना प्रभाव, जिसका वो रणनीतिक तौर पर काफ़ी फायदा उठाएगा। और एक सबसे बड़ी बात है, जो तिरान आइलैंड है वहाँ पर अमेरिका की पीस कीपिंग फोर्स काफ़ी सालों से लगी हुई है। पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुलाने का फैसला ले लिया है। इस साल के आखिर तक वहाँ से पीस कीपिंग फोर्स हट जाएगा। हम आपको बता दें, तिरान आइलैंड पहले इजिप्ट के कब्जे यानी मिस्र के कब्जे में था, फिर बाद में 1967 में इस पर इजराइल कब्जा कर लिया। 1978 में एक कैंप डेविड पीस अकॉर्ड होता है, जिसके आधार पर तिरान आइलैंड और उसके साथ 2 आइलैंड जो उसके नेबर आइलैंड हैं, इजराइल वापस कर दिया मिस्र को। इजिप्ट की गवर्नमेंट ने 2016 में ये आइलैंड सऊदी अरेबिया को दे दिया। इस आइलैंड का रणनीतिक तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाल सागर में आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए और अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।